सो वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एंड लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट टू टेक और मेक डिसीजन एंड एक्शंस। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट टू टेक देयर डिसीजन एंड द एक्शंस। तो हेनरी फॉयल, अ फेमस फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, डेवलप 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय हिज एक्सपीरियंस। जो हेनरी फॉयल थे, जो कि फेमस फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप किया बाय हिज एक्सपीरियंस, हेनरी फॉयल ने। सो दे आर फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क, then authority, responsibility and accountability, then discipline, then unity of command, then unity of direction, then subordination of individual interest to general interest, then remuneration, then centralization or decentralization, then scalar chain, order, equity, स्टेबिलिटी ऑफ टीनर, इनिशिएटिव, स्पिरिट द कॉप्स, और उसी को हम कहते हैं टीम स्पिरिट। अब देखेंगे हम इनको वन बाय वन। फर्स्ट वन इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। सो हेनरी फॉयल रिकमेंडेड दैट वर्क ऑफ ऑल काइंड्स मस्ट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एंड अलॉटेड टू वेरियस पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसका मीनिंग क्या होता है कि हेनरी फॉयल का क्या कहना था कि जो कुछ वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसको हमने क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड मस्ट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, एंड देन डिवीजन के बाद उसको हमने क्या करना चाहिए, अलॉट करना चाहिए वेरियस पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया मतलब पर्सन की जिस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज है, उनको जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस हिसाब से उनको काम देना चाहिए। ओके, मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क करना चाहिए। तो जब हम सब डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो वो सिंपल हो जाता है पूरा करने के लिए पर्सन्स को, एंड इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स इन इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी आती है काम करने में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम दे रहे हैं, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं ताकि वो ईजी से आए और इफिशिएंसी आए उसके वर्क में। फिर देखते हैं सेकेंड वन इज क्या है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर को एग्जिस्टिंग। जो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो को एग्जिस्टिंग होती है, मतलब जब किसी पर्सन को ऑथोरिटी दी जाती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, या जब किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है तो उसके साथ उसे ऑथोरिटी भी देनी पड़ती है। सो इफ ऑथोरिटी इज गिवन टू अ पर्सन, ही शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब अगर किसी पर्सन को ऑथोरिटी दी जाती है तो उसके साथ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। In the same way, if anyone is made responsible for any job, he should also have a concerned authority. अगर किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और किसी काम के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है तो उससे रिलेटेड ऑथोरिटी भी उसे मिलनी चाहिए। ऑथोरिटी रिफर्स टू राइट ऑफ सुपीरियर्स टू गेट एग्जैक्टनेस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स। तो ऑथोरिटी क्या होती है, ऑथोरिटी एक सत्ता होती है, ओके, जो एक राइट देती है सुपीरियर्स को टू गेट एग्जैक्टनेस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स। मतलब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा काम चाहिए, ओके, एग्जैक्टनेस, ओके, टू गेट एग्जैक्टनेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। वो उनका क्या होता है, राइट होता है, और इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द डिसिप्लिन। So according to File, discipline means sincerity, obedience, respect of authority and observation of rules and regulation of the organization. इसका मीनिंग क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑथोरिटी पर्सन है, ऑथोरिटीज है, उनकी जो सब ऑर्डिनेट्स है उन्होंने रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी तरफ ऑबिडियंट होना चाहिए और उनकी तरफ सिंसियरिटी शो करनी चाहिए। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी उन्होंने फॉलो करना चाहिए। This principle applies that subordinates should respect their superiors and obey their orders. इसका मीनिंग है कि जो सबऑर्डिनेट्स है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या करना चाहिए, जो उनके ऑथोरिटी पर्सन होती है या सुपीरियर्स होती है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके ऑर्डर को ओबे करना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड। अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन बॉस एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है, एक जो सबऑर्डिनेट होता है उसने एक वक्त पर सिर्फ एक ही बॉस की जो होती है ऑर्डर रिसीव करनी चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस की ऑर्डर रिसीव नहीं करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अ सबऑर्डिनेट शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन। वाई? बिकॉज इट अंडरमाइन्स ऑथोरिटी
weakens the discipline, divides the loyalty and create confusion. क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बॉस उस एट ए टाइम एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो अथॉरिटी होगी वो अंडरमाइंड होगी, मतलब अथॉरिटी की प्रकार से डिसरिस्पेक्ट होगी, उसे कम लिखा जाएगा. वीकन द डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन को वीकन करता है. डिवाइड्स लॉयल्टी, उस सबऑर्डिनेट की लॉयल्टी फिर एक बॉस की तरफ नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. एंड देन क्रिएट कन्फ्यूजन, और साथ ही में जो सबऑर्डिनेट होगा उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि पहले मैं किस बॉस का काम सुनूं या किस बॉस का काम करूं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देयर शुड बी वन प्लान, देयर शुड बी वन प्लान चाहिए यहाँ पे. देयर शुड बी वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स. इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ है जिनके ऑब्जेक्टिव सेम हैं, ऐसे एक्टिविटीज जिनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेम है, वो एक ग्रुप में टुगेदर लेनी चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए. ओके, रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी ग्रुपेड टुगेदर. देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर देम एंड दे शुड बी अंडर द चार्ज ऑफ पर्टिकुलर मैनेजर. अबे ऐसे ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिनके ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं उनके लिए एक ही प्लान होना चाहिए और वो सारी एक्टिविटीज़ अंडर द चार्ज ऑफ पर्टिकुलर मैनेजर होनी चाहिए, मतलब एक ही मैनेजर के अंडर होनी चाहिए. वाई दी शुड बी अंडर दी वन प्लान. ओके, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ जो इनके ऑब्जेक्टिव सिमिलर है उनके लिए एक ही प्लान क्यों होना चाहिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल. क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, अगर एक्टिविटीज़ की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सिमिलर होंगी तो क्या होगा कि जो एफर्ट्स लगेंगे उन एक्टिविटीज़ को करने में वो भी कैसे होने चाहिए, डायरेक्टेड होनी चाहिए टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव, टुवर्ड्स द कॉमन गोल. इसलिए उनका जो प्लान होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, सेम प्लान होगा. ओके, अंडर वन प्लान ऑल द एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड towards the common goal. Then subordination of individual interest to general interest. As far as possible, reconciliation should be achieved between the individual and group interest. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में कभी कभी क्या होते हैं, डिफरेंस होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ग्रुप इंटरेस्ट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो ग्रुप्स है उनका इंटरेस्ट जो है उनमें वो तालमेल बैठाए, रिकन्सिलिएशन. ओके, क्या करे, रिकन्सिलिएशन करे. लेकिन इन केस ऑफ द कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल मस्ट सैक्रिफाइस फॉर बिगर इंटरेस्ट. लेकिन अगर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है या पॉसिबल नहीं होता है रिकन्सिलिएशन करना, तो इंडिविजुअल ने अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना चाहिए फॉर दी बिगर इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए. इन ऑर्डर टू अचीव दिस एटीट्यूड इट इज़ इसेंशियल दैट एम्प्लॉय शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर. इसके लिए वो एम्प्लॉयज़ का इससे होनी चाहिए, सिंसियर होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज अ रेम्यूनरेशन. देखो, रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू दी वर्कर शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री एंड रिवार्डिंग ऑफ दी एफर्ट्स. जो रेम्यूनरेशन है मतलब जो सैलरी है या पे स्केल है ऑफ द वर्कर्स की, वो कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए. मतलब उनके काम के हिसाब से फेयर होनी चाहिए, जितना वो वर्क कर रहे उस वर्क के हिसाब से फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए. ओके, एम्प्लॉयज़ कैसा रहे, सेटिस्फाई रहे. अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रेम्यूनरेशन गुड नहीं है. एंड रिवॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब उनके एफर्ट्स को रिवॉर्ड जैसी होनी चाहिए. एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़. तो एम्प्लॉयज़ प्लस एम्प्लॉयर वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए उस रेम्यूनरेशन से. Wages should be determined on the basis of the cost of living, work assigned, financial position of the business. ओके, तो ये जो वेजेस है, वेजेस मतलब आई डोंट नो इसको वेजेस कहते हैं वेजेस. तो जो वेजेस होता है उसको भी हम पे स्केल ही कहते हैं, पे स्केल और सैलरी. तो ये जो होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो उनके रहने का खर्चा कितना है, उनको वर्क जो असाइन किया गया है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस में, उसके हिसाब से होनी चाहिए. File also recommended provision of other benefits such as a free education, medical and the residential facilities to workers. फाइल का ये मानना था कि
रेम्यूनरेशन के साथ साथ जो वर्कर्स होते हैं या सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटी मतलब रहने की फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, उनका भी उनको प्रोविजन होना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of authority at the top level. In other words, centralization is a situation in which top management retains most of the decision making authority. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ कहाँ पे है, टॉप लेवल पर। मतलब जो कुछ डिसीजन किए जाते हैं या डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है वो सिर्फ टॉप लेवल पर है। उस ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ सुपीरियर लोग जो टॉप लेवल पर है वही उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन ले सकते हैं, उनको ही डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड शेयरिंग अथॉरिटी डाउनवर्ड्स, इट्स डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑल लेवल्स पर शेयर की गई है, मतलब ऑल लेवल्स पर वो क्या है, प्रेजेंट है, शेयर्ड है। Anything which increases the roles of subordinates is decentralization and anything which decreases it is centralization. देखो डिसेंट्रलाइजेशन की जो डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं है तो लोअर लेवल तक, वो नीचे तक है, शेयर की गई है। तो इससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो भी, उनको भी एक अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की। तो जो सबऑर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में वो डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा होगा, सेंट्रलाइजेशन में नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल अथॉरिटी डिसीजन ले सकती है। ओके, उनको ही डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। देन स्केलर चेन, फॉयल डिफाइंस स्केलर चेन एज द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू लोवेस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, स्केलर चेन क्या है, एक चेन है चेन है सुपीरियर्स की जो कि रेंज करती है फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट। मतलब टॉप अथॉरिटी से लेके लोवेस्ट अथॉरिटी को जोड़ने वाला जो सीक्वेंस है, ओके, सीक्वेंस है या चेन है, उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। सीक्वेंस नहीं, चेन है ये सुपीरियर्स की जो स्टार्ट होती है अल्टीमेट अथॉरिटी से लेकर लोवेस्ट अथॉरिटी तक। So every order, instruction, message, request, explanation, etc. has to pass through the scalar chain. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ ऑर्डर होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, मैसेज होता है, रिक्वेस्ट होते हैं, एक्सप्लेनेशन होती है, वो सारे इस स्केलर चेन के थ्रू क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्डर है अगर वो टॉप लेवल अथॉरिटी से आई है तो वो एक एक अथॉरिटी से होते हुए निचले मतलब लोवेस्ट अथॉरिटी तक जानी चाहिए थ्रू दी स्केलर चेन। देखिए इस डायग्राम में ये जो है ये स्केलर चेन है। देखिए ये चेन है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड हो रही है, और ये जो लाइन्स है ना, सपोज ये मैसेज है, ये मैसेज अल्टीमेट अथॉरिटी से एक एक सुपीरियर से होते हुए लोवेस्ट अथॉरिटी तक जा रहा है। ओके, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड अर्जेंसी दिस पाथ कैन बी कट शॉर्ट एंड दिस शॉर्टकट मेथड इज नॉन एज अ गैंग प्लैंक। अगर ये जो मैसेज है इस अथॉरिटी से होते हुए एक एक अथॉरिटी से होते हुए लोवेस्ट अथॉरिटी तक ना जाते हुए डायरेक्टली इस अथॉरिटी से इस अथॉरिटी तक जाता है, मतलब एक शॉर्टकट वे है ना, ये लॉन्ग वे है, ये शॉर्टकट वे। तो इस शॉर्टकट वे को क्या कहते हैं हम, गैंग प्लैंक कहते हैं, गैंग प्लैंक। देन देखते हैं ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स एंड द पीपल। ओके, सो ऑर्डर मतलब क्या, प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। किसी भी थिंग की जो हम प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं उसी को हम ऑर्डर कहते हैं, राइट। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज अ मटेरियल ऑर्डर एंड प्लेसमेंट ऑफ द पीपल इज कॉल्ड एज अ सोशल ऑर्डर। तो जो मटेरियल ऑर्डर है उसका मीनिंग क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, एंड सोशल ऑर्डर मतलब प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। अब देखते हैं मटेरियल ऑर्डर मतलब क्या एग्जैक्ट। तो देयर शुड बी सेफ, एप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी आर्टिकल एंड एवरी प्लेस टू बी इफेक्टिवली यूज फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ आर्टिकल्स है उन वो कैसे होने चाहिए, उनके लिए एक सेफ, एप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, उनकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होनी चाहिए। ओके, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ जगह है, प्लेस है, वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली यूज होना चाहिए फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब प्लेस, आर्टिकल्स, ये क्या है, मटेरियल है, और उनको हम एक ऑर्डर में रख रहे हैं, उनकी एक अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर।
ओके, एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल को हम कहते हैं सोशल ऑर्डर. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द इक्विटी. इक्विटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस. The employee should be treated with kindness and equity if devotion is expected from them, of them. तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? उनको काइंडनेस के साथ, फेयरनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए ताकि वो अपने काम में डिवोशन दिखा सके. ओके, अगर आप उनसे डिवोशन एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको भी उनको काइंडनेस के साथ, इक्विटी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. The next principle is the stability obtainer. FAIL emphasizes that employees should not be moved frequently from one job position to another. The period of the service in a job should be fixed. इसका मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो जॉब पोजीशन होती है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करनी चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फाइल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट यूज टू अ न्यू वर्क एंड सक्सीड टू डूइंग इट वेल. क्योंकि हर एम्प्लॉय को नया काम सीखने में एक टाइम लगता है और उसे सक्सेसफुली करने में भी क्या लगता है? टाइम लगता है. बट इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बिफोर दैट ही विल नॉट बी एबल टू रेंडर वर्थ वाइल सर्विसेज. बट अगर वो उस काम को सक्सेसफुली करने से पहले हमने उसे उस जॉब पोजीशन से निकाल दिया तो क्या होगा? जो हमने उसके ऊपर एफर्ट लगाए हैं, मनी लगाया, टाइम की खर्च किया है, वो क्या हो जाएगा? सब कुछ वेस्ट चला जाएगा. As a result, effort and money and time spent on the training of the workers will go waste. Okay. The next principle is the initiative. Workers should be encouraged to take initiative in the work assigned to them. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमने क्या करना चाहिए? मैनेजर ने, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है, उन्होंने क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए टू टेक इनिशिएटिव इन वर्क assigned to them. So FOIL advises that management should provide opportunity to its employees to suggest ideas, experience and method of work, new method of work. तो फाइल का ये कहना था कि मैनेजमेंट ने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आइडियाज़ को सजेस्ट कर सके मैनेजमेंट को, उनके एक्सपीरियंस, उनकी न्यू मेथड्स ऑफ वर्क को क्या कर सके? सजेस्ट कर सके. तो इससे क्या होगा? सब ऑर्डिनेट्स को एक मोटिवेशन मिलेगा, वो इनकरेज होंगे और क्या होगा? इससे उनका इनिशिएटिव बढ़ेगा, वो इनिशिएटिव लेंगे. ओके. द लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट दी कॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट. देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क ग्रुप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टीम. ओके. तो हार्मोनी इन द वर्क ग्रुप्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर्स. तो ये जो वर्क ग्रुप्स होते हैं इनके बीच में क्या होनी चाहिए? हार्मोनी होनी चाहिए, उनके मेंबर्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर ये सब होगी, दोनों चीज़ें, मतलब हार्मोनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो क्या होगा? मतलब टीम स्पिरिट होगी. टीम स्पिरिट का मीनिंग, तो टीम स्पिरिट क्या करेंगी? इंस्पायर करेंगी वर्कर्स को टू वर्क हार्डर. दिस इज ऑल अबाउट. सो दीज आर दी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट. आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा. सो